हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आइए फिगर को पहले समझते हैं। यहाँ पे एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है जो कि ए बी के नाम से है। स्टेटमेंट में हमको लिखना क्या होगा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में या लंबवत स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब चलिए आइए देख लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की, पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, वो होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, आवेश का मान और दूरी का मान। ठीक है, जिस बिंदु पे ज्ञात करना है वहाँ तक की उस आवेश से दूरी कितनी है ये पता होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि अगर यह जो अपने अक्ष के साथ जो है वह थीटा कोण बना रहा है, तो BP और AP निकाल लेते हैं। दोनों सेम होगा क्योंकि ये R और L दोनों सेम है। ये आपका निरक्षीय स्थिति मतलब लंबवत स्थिति। तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, यानी इन दोनों दूरियों का जो मान मिला वह क्या मिला, √r² + l² r² + l² मिला। ठीक है, अब बात करें फिगर की, तो फिगर को देख लेते हैं। -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह इसकी ओर होती है, और +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इससे दूर होती है। यानी +q आवेश के कारण E1 है और -q आवेश के कारण क्या है, E2 है। अब हम लोग जानते हैं कि सदिशों का नियम पढ़ा गया है कि जब दोनों का परिणामी निकालना होता है, अगर दोनों सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती हैं तो सिंपली उनको ऐड कर लेते हैं। विपरीत दिशा में होती हैं, जैसा कि अच्छी स्थिति में पढ़े थे, तो घटा लेते हैं बड़े वाले में छोटे वाले को। लेकिन अब यहाँ पे दोनों स्थिति नहीं बन रही, ना ही एक दिशा में ना ही विपरीत दिशा में। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनको इनके घटकों में वियोजित करते हैं। तब इनको इनके घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जब इनको इनके घटकों में वियोजित करते हैं तो इसी का जूम फिगर लिया गया है। E2 की दिशा हमारी इधर थी और E1 की दिशा इधर थी। तो जब E2 को इनके घटकों में तोड़ा जाएगा तो एक क्षैतिज घटक, एक लंबवत घटक यानी कि ऊर्ध्व घटक बनेगा। एक हमारा बनेगा cos थीटा और एक बनेगा क्या, sin थीटा। तो जो थीटा से सटे हुए रहेगा वो हमारा क्या बनेगा, क्षैतिज घटक जो बनेगा वो E1 cos थीटा, और जो ऊर्ध्व घटक बनेगा वो क्या बनेगा, E2 sin थीटा। यानी इसको इनके घटकों में तोड़ा गया है, दो लंबवत घटकों में तोड़ा गया है। सेम इसी तरीके से E1 को भी उनके घटकों में तोड़ा जाएगा, घटकों में विभाजित किया जाएगा। तो एक घटक जो हमारा बनेगा वह इसी लाइन पे आएगा E1 का, जो कि क्षैतिज घटक होगा, E1 cos थीटा। इसी तरीके से जो ऊर्ध्व घटक होगा वो हमारा क्या होगा, E1 sin थीटा। यानी E1 के दो घटक, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। E2 के दो घटक, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब यहाँ से आसानी से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। चूँकि दूरी बराबर है, आवेश का मान बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, आवेश का मान बराबर है, तो E1 और E2 के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब E1 और E2 के मान बराबर होंगे तो इनके घटकों के मान भी बराबर होंगे। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इनका परिणामी जो होता है वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी E1 sin थीटा में से E2 sin थीटा को जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। हम लोग पढ़े भी हैं, जब विपरीत दिशा में होते हैं दो वेक्टर तो इनका परिणामी निकालने के लिए घटाते हैं। अब इस पे जो है इसका भी क्षैतिज घटक इसी लाइन पे है और इसका भी क्षैतिज घटक इसी लाइन पे है। तो जब दो सदिश राशियों की जब दो सदिशों की दिशा एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है
फाइनल कंक्लूजन, निष्कर्ष जो निकला वो हमारा क्या निकला, कुल वैद्युत क्षेत्र कब निकलेगा, जब दोनों के क्षैतिज घटक को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी E1 cos थीटा को और E2 cos थीटा को जोड़ लिया जाएगा, तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। चलिए स्टेटमेंट जो लिखना है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट से कर लीजिएगा। स्टेटमेंट में आप यही लिखेंगे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस Q व माइनस Q कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित है। ये ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक जो है वो K है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकाला जाए E1 और E2, तो E1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, E1 जो कि प्लस Q आवेश के कारण था, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान दूरी का स्क्वायर। तो जो दूरी था वो हमारा क्या था, अंडर रूट में था, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट जो होगा वो हट जाएगा। किस दिशा में है, तो A से P की दिशा में है। जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, A से P की दिशा में है। A से P की दिशा किधर बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, A से P की दिशा में, इधर A से P की दिशा में, मतलब इस आवेश से इस बिंदु पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहे हैं, तो किधर बन रहा है, इधर ही दोनों कंपोनेंट्स बना है, तो A से P की ओर। फिर दूसरा जो बनेगा वो भी इधर ही है, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं P से B की ओर, P से B की ओर होगा। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग E1 पढ़े हैं, तो E1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपान दूरी का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। दिशा जो होगी वो AP की दिशा में होगी। सेम इसी तरीके से हम लोग किसके कारण पता करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपान दूरी का स्क्वायर। ये दूरी हमारा रूट में था, जब स्क्वायर कर लेंगे तो रूट जो होगा वो हट जाएगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों के मान क्या हैं, बराबर हैं। इसकी जो दिशा है वो किधर है, BP दिशा में है, सॉरी ये PB दिशा में होगा। ठीक है, इसकी भी जो दिशा होगी माइनस Q आवेश की जो दिशा होगी वो किधर होगी, PB दिशा में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी जो हम स्टेटमेंट वहाँ पे बोले सेम पूरा चीज़ वो है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिखा जाएगा स्पष्टतः E1 व E2 के मान बराबर हैं और दिशाएं जो हैं वो क्या है, भिन्न हैं। AB की समांतर तथा लंबवत AB की समांतर तथा लंबवत घटकों में E1 और E2 को वियोजित करने पर इसके जो समांतर घटक होते हैं वो E1 और E2 cos थीटा एक दिशा में होने का कारण जुड़ जाएंगे, जबकि इनके लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो होंगे वह परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अतः बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किसके कारण होगी, केवल और केवल क्षैतिज घटकों के कारण होगी। यानी मिलेगा क्या, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों के जगह पे दोनों का मान रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे दोनों की जगह पे दोनों का मान रख दिया गया। चूँकि दोनों बराबर ही हैं तो दोनों को ऐड करके हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया गया है तो 2 cos थीटा हो गया है। ठीक है, अब दूसरी फिगर से हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। दूसरी फिगर से जब हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा का जो मान होता है वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो आधार है वो हमारा कितना है, L है, और कर्ण जो है वो कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो दोनों की जगह पे वहाँ पे मान रख लेते हैं cos थीटा के जगह पे। तब क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये पूरा आपका मान मिल गया। L इज इक्वल L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2। ऐसे रहने दीजिए, cos थीटा की जगह पे ये cos थीटा का मान रखा जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 2। ये L हमारा पहले से ऐसे था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग रूट में लिख के पावर 2 लिख सकते हैं। इस पूरे को रूट में लिख करके
पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो काट दीजिए इसको। केवल यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2 होता है। और हम लोग जानते हैं जब आधार बराबर हो और गुणा हो तो घात जुड़ जाता है। तो जब 1 में 1/2 को जोड़ेंगे आप तो ये आपका घात कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू का 2l के साथ गुणा कर लीजिए, q इंटू 2l, और नीचे का दोनों का आधार एक बार लिख के घात जुड़ जाएगा, जो कि घात कितना आ जाएगा 3/2। अब q इंटू 2l को क्या लिखा जाता है p लिखा जाता है। तब जब समीकरण आपका चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका बनेगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान अंडर रूट p अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब अगर मान लेते हैं कि जो l है वह बहुत छोटा है r की तुलना में, तब क्या होगा, l जो है वह r की तुलना में बहुत छोटा है, तो l स्क्वायर का मान भी r स्क्वायर की तुलना में जो होगा वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, छोटा होगा। स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं छोटा है 0.1 है, अगर इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं तो और छोटा हो जाएगा, तब तो 0.01 होकर नेग्लेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तब उसको जब छोड़ दिया जाएगा तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r स्क्वायर, l स्क्वायर को तो छोड़ ही दिया गया, पावर 3/2। फिर क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r³ न्यूटन पर कूलम। अगर यही निर्वात या वायु में रखा गया होता है तो उसके लिए हम लोग k का मान 1 रख देंगे यहाँ पे, तब बनेगा इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r³ न्यूटन पर कूलम। इसकी जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि इसकी जो दिशा होती है वह प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर होती है। कब निरक्षीय स्थिति